अ, चलिए स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और हम लोग जो है पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इसमें। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं ये आप हम लोग पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको एसएन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एसएन रिएक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, इसको बांटते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, दो पदों में संपन्न होगा ही, लेकिन इस पर जो अभिक्रिया का वेग जो है केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। इसकी अभिक्रिया का जो कोटि रहेगा ना वह एक रहता है, ठीक ना। इसलिए इसको SN1 के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले RX जो है टूटता है, टूट करके R प्लस X माइनस बनाता है, जिसमें R प्लस को बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है ना। समतलीय कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। और फिर दूसरा जो गति होता है मंद तीव्र गति से जुड़ करके आपका ये बना देता है। इतना हम लोग देख चुके थे, है ना। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे अभिक्रिया का वेग देखिए एक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये इसका अभिक्रिया का वेग का प्रभाव केवल एक कोटि पे पड़ेगा। इसलिए इसकी अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें, हम यहाँ लिख दें, अगर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अगर हम कोटि लिख दें तो अभिक्रिया की कोटि इसमें कितना होगा, 1 होगा। आपको पता है कि जो अभिकारक होते हैं उसके ऊपर जो जितना घात होता है वो उसकी कोटि होती है। तो SN1 की अभिक्रिया की कोटि कितना होगा, 1 होगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन से कराएंगे तो वह SN1 क्रियाविधि देगा, है ना। जैसे कि आपको ये बता दिया गया पूरी तरह से वीडियो में, आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो निर्माण हुआ ना, समतलीय कार्बोधायन का निर्माण हुआ, जिसको कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो तरह से हो सकता है, एक सामने से अटैक कर सकता है, एक पीछे से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो सामने से अटैक किया तो इसमें डी रूप बनेगा, और पीछे से अटैक किया बैक साइड से तो एल रूप बनेगा। क्योंकि डी और एल रूप दोनों 50-50% बन रहा है, तो दोनों के मिश्रण के कारण इसको बोलते हैं, इस मिश्रण को बोलते हैं रेशमिक मिश्रण, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेशमिकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब SN1 अभिक्रिया के दौरान क्या निर्माण होता है, कार्बोधायन का निर्माण होता है, ठीक है। वो भी कैसा, समतलीय। SN1 क्रियाविधि में जो है SN1 क्रियाविधि में अभिक्रिया की दर जो होता है कि क्रम इस तरह से है कि 1 डिग्री के सबसे कम अभिक्रिया करेगा गति से, और 2 डिग्री उससे अधिक, और 3 डिग्री ओके, माफी चाहूंगा थोड़ा सा। इसमें देखिए क्या हुआ कि डी रूप और एल रूप बने के कारण चूंकि मिश्रण को बोलेंगे रेशमिक मिश्रण, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेशमीकरण, ठीक है ना। क्रम समझा दिए कि सबसे अधिक क्रियाशीलता रहेगा 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, सबसे कम 1 डिग्री का, ये समझा दिया गया। SN2 क्रियाविधि बता रहे थे फिर कि इसमें क्या होता है, ये एक ही पद में संपन्न होता है। इसमें RX जो है ये बना है ना, इसके साथ NU क्या करेगा, एक जो है बहुत ही एक ना थोड़ा सा हल्का सा एक बंधन बनाएगा पीछे से, क्योंकि सामने से तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि क्या सामने में क्या तुम्हारा, सॉरी सामने में क्या है, इसमें सामने में आपका है हेलोजन ग्रुप, है ना, हैलाइड है, और तो इस सामने से अटैक करेगा नहीं, इसलिए पीछे से अटैक करेगा, है ना। आंशिक जो है बंधन बनाएगा इसके साथ। और ये ऐसा कहा जाता है कि जितना ये, सुनिए ध्यान से, कि जितना टूटा हुआ होता है ना उतना ही इसमें निकला होता है। अगर ये 25% जुड़ा हुआ है तो ये 25% टूटा हुआ रहेगा, इसलिए 100% आएगा इसमें। बंधन जो है कभी भी ऐसा नहीं कि इसमें 5-5 बंधन बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मंद गति से होगा, और पता है आपको कि अभिक्रिया का वेग जो होता है मंद गति पर निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग इसमें दोनों पर निर्भर करेगा, 1-2 अभिक्रिया की कोटि कितना होगा, 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। SN1 क्या होता है कि दो पदों पर निर्भर करता है, यानी कि SN2 क्रियाविधि में अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के 2 पदों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। SN2 जो क्रियाविधि होती है एक ही पद में संपन्न होती है। देखिए एक ही पद है, दूसरा पद नहीं है, ये बीच में कुछ ही समय के लिए अंतराल आता है, उसके बाद आपका ये हो जाता है, इसलिए इसको हम एक ही पद मानेंगे, ठीक है। SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी, अब इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था इस तरह से, और आपको बताया कि वाल्टन व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होता है, यानी कि डी रूप है तो एल रूप बनेगा,
देखिए मैं जहाँ ही बनाया मैंने, हाँ ये एल रूप बन गया, ठीक है, डी रूप था एल रूप बन गया, यानी उल्टा हो गया, इसलिए इसको व्युत्क्रमण या प्रतिलोपन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का जो क्रियाशीलता का क्रम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, वो प्राइमरी सबसे अधिक रहेगा, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शियरी सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आई होप आप सभी को जो है SN1 SN2 अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने फैक्ट बताया ना, इसके बेसिस पर SN1 और SN2 क्रियाविधि को अच्छे से समझ ले, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ा जाए, में आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना आगे है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वह है, देखिए ये तो यहाँ तक हम लोग सीख गए थे। अब नाइट्रोकरण सीख गए थे पूरी तरह से, तो ये सब पूरा गुण उन देख लिए थे हम लोग बाबू, ठीक ना। तो आगे जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है विलोपन अभिक्रिया। तो सभी लोग हेडिंग दीजिएगा बी नंबर में, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के बारे में, प्रतिस्थापन तो देख लिए हम लोग, अब है विलोपन की बारी। विलोपन अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया है, अब विलोपन अभिक्रिया है। तो चलिए सभी लोग हेडिंग देंगे इसमें, विलोपन विलोपन अभिक्रिया, सभी लोग हेडिंग देंगे बाबू, सभी लोग, ठीक है। चलिए लिखिएगा विलोपन अभिक्रिया में, लिखिएगा जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, सभी हेडिंग देंगे, सब बढ़िया से लिखिए, चलिए मेरे साथ, बीटा हाइड्रोजन, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल एल्किल हैलाइड को, हैलाइड को KOH यानी पोटेशियम हाइड्राइड, आपको पता होगा के एल्कोहलीय, के एल्कोहलीय, मैं आराम से लिख लूंगा, उसको अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है ना, उसकी चिंता ना करें आप लोग। लिखिए के एल्कोहलीय विलयन के साथ, एल्कोहलीय विलयन के साथ, विलयन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब तब हैलोजन अम्ल का, हैलोजन अम्ल का, हैलोजन अम्ल का एक अणु, एक अणु के साथ, हैलोजन अम्ल के एक अणु के साथ, हैलोजन अम्ल के एक अणु के साथ एल्कीन, एल्कीन बनता है, अणु के साथ एल्कीन बनता है, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए सर, इतना कर लीजिए सभी लोग। अब आप लोग को लिखना है इसमें, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन परमाणु से, बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जबकि, हाइड्रोजन जबकि अल्फा कार्बन परमाणु से, परमाणु से हैलोजन, हैलोजन मुक्त होता है, हैलोजन मुक्त होता है, समझ आया ना। यानी कि आप ध्यान से देखिए पहले इसको,
मैं पूरी गारंटी देता हूँ, आप लोग अगर वीडियो को अंत तक सीखेंगे, मैं जो भी कंटेंट इसमें बढ़ाऊंगा इस चैप्टर में 1 घंटे में, वो आपको पूरी तरह से कंठस्थ करवा दूंगा, है ना। आप अच्छे से समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूर होगा। अगर नहीं देखते हैं तो ये फिर मेरी गलती नहीं रहेगी, ठीक ना। अंत तक देखिए, जरूर आपको मजा आएगा और पूरी तरह समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि सर बीटा कार्बन परमाणु है क्या और ये अल्फा कार्बन परमाणु है क्या। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे पहले, और यही चीज़ अगर नहीं जानते हम लोग तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, लिखते जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आप छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले इसमें, पहले समझने के लिए कि बीटा होता क्या है, अल्फा क्या होता है। मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया और इसमें हमने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया Br, ठीक है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। देखिए ये ब्रोमीन जो है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा। और इसके जस्ट बगल वाला, ये बगल वाला जो है, ये कहलाएगा बीटा कार्बन। समझ आया ना। ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ये होता है अल्फा बीटा का खेल, समझ आया ना। तो ये आपका अल्फा और बीटा कार्बन इस तरह से होता है। चलिए तो लिखिएगा इसमें, इस तरह से आपका हो गया बाबू। अल्फा और बीटा समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बोल रहा है क्या कि अगर आप इसमें क्या होता है, नियम सुनिएगा, नियम सीखिएगा सभी लोग, नियम सीखिएगा, नियम बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें बताया गया कि इस अभिक्रिया में क्या होगा कि बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन गायब होगा। तो बीटा कौन है? यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा। और अल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन गायब होगा, यानी इससे हेलोजन गायब होगा। और दोनों गायब होगा ना अलग अलग, तो बनेगा क्या बताइए? दोनों गायब होगा अलग अलग तो HBr बन जाएगा। यानी कि यहाँ से H आपका गायब हो रहा है कि नहीं, प्लस के रूप में, और यहाँ से E माइनस के रूप में ये गायब हो रहा है। माइनस के रूप में इसलिए क्योंकि ये दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इस कारण से खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस देगा। यहाँ पर अगर हम इस दोनों कंपेयर करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा रहेगा कार्बन का, इसलिए खींच लेगा, ये प्लस बनाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस जब है तो मिल करके HBr के रूप में गायब होगा। अब बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आ जाएगा, बताइए हाँ है ना, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको जो है क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, इसमें बढ़ा लेते हैं। देखिए तो इस चीज़ को हम यहाँ लाते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। हम क्या करते हैं, इसको आप हटाइए, यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, और C चूंकि जैसे ही हटेगा ही इसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और चूंकि एक बॉन्ड बनाया ही है, ये जो है सिग्मा बॉन्ड बनाया है इसके साथ, ये सिग्मा बॉन्ड है, पूरी तरह से टूटेगा नहीं है, मजबूत बॉन्ड है। ये तो H के रूप में रहेगा ऐसे। आपका ये गैप हो गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ जाएगा, चूंकि ये चला गया ना तो इसका बॉन्ड जो बनाया इलेक्ट्रॉन वो तो आगे आ जाएगा, आ गया। फिर क्या है इसमें H आपका इस तरह से, H आपका इस तरह से। तो हमने देखा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन ये है ना, तो ये क्या कर लेगा, आपस में बॉन्ड बना करके ये डबल बॉन्ड देगा ऐसे, समझ आया। ये जो बॉन्ड बनाया है ना, ये आपका रहेगा एल्कीन। क्या कहलाएगा? एल्कीन, समझ आया ना, ये एल्कीन है। तो ये जो विलोपन, अब विलोपन किसको बोलेंगे आप समझिए, क्यों बोलेंगे विलोपन? मतलब तो विलुप्त हो जाना, मिल जाना उसी के अंदर, इसमें से अंदर गायब हुआ, विलुप्त हो गया इस तरह से। ये तो था आपका सममित एल्कीन था। कैसा एल्कीन था ये? सममित एल्कीन बना है कि नहीं, दो ही था, इधर इधर समित एल्केन था ये, CH3 और CH3 दोनों तरफ से सेम सेम था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। लेकिन असममित किसको बोलते हैं? हेलो एल्केन, समझिएगा। ये आपका सममित हेलो एल्केन था, इसलिए दोनों एक एक बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर असममित रहेगा तो क्या होगा सर? उसमें भी ये नियम काम करेगा, समझिएगा। ये नियम जो है आपको अलग मिलेगा, उसको हम समझाएंगे आप लोगों को। जैसे असममित में आ गया, मान लीजिए कि ये है आपका इस तरह से H H H, और यहाँ है आपका एक, यहाँ पे ले लेते हैं हम, है ना, यहाँ ले लेते हैं। मैंने एक ले लिया इसमें H, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक, यहाँ पे मैंने ले लिया इसमें मान लीजिए कि Br।
ठीक है, नहीं यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे भी एच ले लिया, और मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि ले लेते हैं इस तरह से बी आर, यहाँ एच ले लिए, और यहाँ पे एक चीज़ हमने ले लिया इसमें ऐसे, ये ले लिया। अब आपको जो है समझ में आना चाहिए इसमें क्या है, सुनना। ये तो बी आर रहेगा, इसमें अल्फा रहेगा, ये सामने है, तो फिर क्या है, इधर बीटा है और इधर भी बीटा है, दोनों तरफ बीटा है, ठीक ना। तो क्या है ये जो है आपका इसमें जब करेगा रिएक्शन ये, तो इधर से भी टूट सकता है, बिल्कुल एकदम आराम से सुनिएगा, इधर से भी टूट सकता है H, और यहाँ से भी टूट सकता है H। दोनों में से कैसे क्या होगा सर, दोनों बनना चाहिए फिर, है कि नहीं। तो हमारा एक सेटजेव का नियम कहता है कि जिधर से जो है एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा रहेगा, समझिए ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, दोनों बनेगा, याद रखिएगा, दोनों बनेगा। मैं दोनों बनाता हूँ इसमें, देखो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर इधर वाला टूटता है हाइड्रोजन तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, और इधर वाला टूटता है तो इधर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो दोनों बना लेते हैं इस तरह से। तो आप देखिए CH3 दीजिए, CH3 लिख दिया मैंने इसको, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन गायब करते हैं इससे, तो CH हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और यहाँ से क्या होगा, CH ही बनेगा, क्योंकि Br जा रहा है ना। और फिर यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3, एक तो ये बन गया। दूसरा बात ये होगा कि CH3 ये हो गया। अब इस CH2 को रहने देते हैं, उधर के नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाओ, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और CH होगा। अब चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करो, गायब हो गया, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया ऐसे CH2 हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट थोड़ा सा बढ़ा, तो यहाँ पे ले लीजिए CH2, ठीक है। तो आपने देखा कि दो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ, कैसे, तो 1 2 3, और यहाँ लिखा हुआ है तो क्या दूसरा नंबर पर ना, दो कितना 1 2 3 4 ब्यूटीन, दो ब्यूटीन मैंने इसको बोल दिया। और इसमें क्या है, इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें हो गया 1 ब्यूटीन, तो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो सेटजेफ नियम कहता है कि इसकी मात्रा ज़्यादा बनेगी जो जिसके पास क्या एल्किल समूह की संख्या जिस तरफ ज़्यादा हो। जैसे जिस बीटा के साथ एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा रहेगा ना, वह ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, और ये कहता है आपका सेटजेफ का नियम। जैसे मान लीजिए कि ये बना 80%, ये 80% बना, तो ये बनेगा 20%, समझा ना, पूरे प्रोडक्ट में। तो ये आपका नियम है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही बनता है, बट ये कि मात्रा किसकी अधिक रहेगी, तो मात्रा आपका इसकी अधिक रहेगी, ठीक ना, इसकी मात्रा अधिक रहेगी और इसकी मात्रा कम रहेगा। तो आप लिख दीजिए इसमें कि इसका लिख दीजिए कि अधिक मात्रा, मात्रा, और इसका रहे कम मात्रा, समझ आया ना। तो ये हमारा कहता है सेटजेफ का नियम, ये सेटजेफ का नियम यही बताता है विलोपन अभिक्रिया में, ठीक है। क्लियर हो गया आई थिंक तो चलिए हम लोग सेटजेव का नियम को भी सीख लेते हैं इसमें। इसको पहले नामकरण दे देते हैं, तो ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन, दो ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका रेडी हो जाता है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं लिखिएगा, जब इसमें हम लोग नियम भी लिख देते हैं इसमें, देखिए जब जब असममित, जब असममित हेलो एल्केन, जब असममित हेलो एल्केन की अभिक्रिया, की अभिक्रिया की अभिक्रिया हेलो एल्केन, 1 मिनट, हाँ की अभिक्रिया KOH, KOH से कराते हैं
तब KOH से कराते हैं, तब मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा उसका भी। अ, हाँ, तब KOH से कराते हैं, तब तब जिस बीटा इलेक्ट्रॉन तब जिस बीटा तब जिस बीटा कार्बन से बीटा कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह ज्यादा एल्किल समूह जिस बीटा समूह से जिस बीटा कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़ा रहता है, एल्किल करते एल्किल समूह जुड़ा रहता है, है उस 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 प्रकार का उस प्रकार के एल्कीन उस प्रकार के एल्कीन एल्कीन उस प्रकार के एल्कीन की मात्रा अधिक बनता है, एल्कीन की मात्रा अधिक बनता है, अधिक बनता है। यह सेटजेफ सेटजेफ का नियम कहलाता है। बहुत सारा आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। देखिए समझिए सब लोग, हमने बताया KOH से भी रिएक्शन होता है, तो माइनस से प्लस बनेगा इसमें, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये जो K प्लस है इस माइनस के साथ जाएगा, और आपका OH है इस H के साथ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो बनेगा ना आपका इसमें HBr, तो भी टूटेगा दो भागों में, और HBr में K जो है Br के साथ जाएगा, और OH जो है H के साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बन जाएगा, दो चीज़ बनेगा, एक आपका KBr बनेगा और एक आपका H2O बनेगा, ठीक है। आपको जो कि ज़्यादातर मायने नहीं रखता है, आप अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो साइड बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बनता है, उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बाबू यही बताया, इसमें सेटजेफ का नियम यही कहता है कि अगर दो एल्किल समूह इस तरह से, सॉरी, असममित अगर हैलो एल्किन है, मतलब कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन जो है इस तरह से, देखिए समझिए ध्यान से, ये अल्फा है और इसके बगल वाला बीटा है, इसके बगल वाला बीटा है, ठीक ना। तो हमें कहता है कि दो तरह से चीज़ें बनेगी, दो प्रकार के बनेगा इसमें एल्कीन, ठीक है। एक आपका बनेगा इस तरह से, ये वाला, यानी इधर के कार्बन के विलोपन से और इधर के हाइड्रोजन के विलोपन से, और एक है उधर के हाइड्रोजन के विलोपन से, यानी एक बार अल्फा इधर इधर बीटा से बनेगा, ठीक है, दोनों बनेगा। तो किसकी मात्रा अधिक होगी ये इसमें दिखाया गया है। तो आपको बताया गया कि सेटजेफ का नियम कहता है कि जिसके साथ एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा रहेगा वो उसकी मात्रा अधिक बनेगा। तो बताइए इसके पास एल्किल समूह ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास एक और है और इसके पास एक और थोड़ी है, नहीं ना है, इसलिए इसकी मात्रा अधिक बनेगी। ये कहलाता है आपका सेटजेफ का नियम। चलिए उतारिए जल्दी से इसको, उतारिए जल्दी से इसको, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, तो जल्दी से आपको आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि सर किस टाइप का एल्कीन का अस्थायित्व अधिक रहेगा इसके फलस्वरूप जो बनेगा, तो ठीक है। तो एल्कीन के अस्थायित्व का क्रम, ठीक है। अब समझिएगा सभी लोग, जैसे सी है, मैं इसका रीजन भी दूंगा आप लोगों को, तो इसकी चिंता ना करिएगा बिल्कुल, ठीक है। मैं इसके पीछे कारण बताऊंगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें Cr2 डबल बॉन्ड Cr2, मतलब कि अगर सर कार्बन यहाँ है और दो कार्बन है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो सबसे ज़्यादा जो अस्थाई होगा कि दोनों तरफ में आप एल्किल समूह लगा दीजिए, दो दो,
ठीक है, तो वो ज़्यादा अस्थाई रहेगा, यानी कि ये आपका ज़्यादा अस्थाई है। फिर उससे कम अस्थाई कौन रहेगा, तो मैं बताता हूँ इसमें, और मैं पूरी तरह से कारण बताऊंगा आपको, जो है एक प्रभाव पड़ना है जो कि जाना रहेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा उसको। Cr2 तो है, डबल बॉन्ड है, लेकिन इधर एक H दे दिए, यानी कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं इसको, ये इससे कम क्रियाशील रहेगा, है ना। अब हम आगे की बात करें तो CHR, डबल बॉन्ड CHR, ये इससे कम रहेगा, है ना। फिर अगला की बताए हम, इसमें हो जाएगा जैसे मैंने दी है इसमें CH2, है ना, डबल बॉन्ड CHR। फिर आपका इससे ज़्यादा क्रियाशील कम रहेगा ये, और फिर रहेगा CH2, डबल बॉन्ड CH2। ये क्रियाशीलता के क्रम है एल्कीन का, जो इस आपका सेटजेफ के नियम के बाद बनेगा, है ना। तो वो एल्कीन की अस्थायित्व इस तरह से रहेगा बाबू। अब मैंने जैसा बोला कि इसको समझाने का, देखिए ध्यान से, सी है और इस तरह से हमने देखा दो जगह से, दो तरफ से क्या इसमें है, आर जुड़ा हुआ। आर का मतलब क्या होता है, या तो आप C3 C2H5 भी दे सकते हैं, कुछ भी। डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने इसमें, और सी इधर लगा दिया है CH3, और इधर भी लगा दिया CH3। अब क्या है कि इसका ये रहेगा कि अस्थायित्व के लिए इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कुछ जैसे ही खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपना, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले मिल गए, इस तरह से। अगर कुछ भी हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और चूंकि आर समूह ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी अस्थायित्व ज़्यादा रहेगी। अब इसकी तुलना की अगर बात करें हम, ये इसकी तुलना की, तो क्या है इसमें, H तो है ही, पड़ेगा बॉन्ड, लेकिन इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कितना देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं। तो इसलिए अस्थाई है, अस्थाई तो है इसका भी, लेकिन इसके तुलना में कम है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा एल्किल समूह रहेगा जुड़ा हुआ, उतना ही उसके अस्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना। इससे इसलिए ये ज़्यादातर क्या होता है, आपका अस्थायित्व क्रम होता है, ठीक है। मैंने इतना बता दिया आप लोगों को। अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, इतना अस्थायित्व क्रम है, जल्दी लिखिए तो आप लोग जल्दी से, चलिए। तो देखिए आप लोगों को जैसे बताया गया कि हेलो एल्केन जो होता है, तीन प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है मेनली रूप से। आप चार प्रकार भी देखेंगे, एक अवकरण होता है, बट मेनली रूप से, मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन तरह की होती है। एक मैंने बताया था आप लोगों को प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन चलते चलते हम लोग जो है उसमें SN1 SN2 भी पढ़ लिए थे, ठीक है, प्रतिस्थापन। दूसरा हमने अभी पढ़ा विलोपन, विलोपन चूंकि इसमें बीटा कार्बन के हैलोजन सॉरी हाइड्रोजन का विलोप हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग जो है बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। और तीसरा जो पढ़ना आपको है, धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, ठीक है, ऐसा धातु से अभिक्रिया कैसे करेगा, है ना। चलिए जी, इसका गुण ही है, सीख लेते हैं। चलिए अब सभी लोग जो देखेंगे इसमें, चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग बाबू तीसरा C नंबर पढ़ना है, वो पढ़ना है धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। सभी लोग हेडिंग देंगे बढ़िया से एकदम, धातु से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने ए लेते हैं इसमें, या फिर फर्स्ट ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलिए फर्स्ट ले लेते हैं। धातु से अभिक्रिया में पहला हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है सोडियम धातु से अभिक्रिया, और जो रहेगा ओटर्स अभिक्रिया, ओटज, ओटज अभिक्रिया, है ना। क्लास 12th में आप लोगों को जो है तीन धातु से रिएक्शन पढ़ना है। एक इसका जो है सोडियम के साथ रिएक्शन, एक पढ़ना है जिंक के साथ रिएक्शन, और एक पढ़ना आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। ये तीन प्रकार की अभिक्रिया आपको तीन तरह की
धातु से अभिक्रिया पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो पहला आते हैं बाबू वुड्स अभिक्रिया, WURTZ, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं इसमें। ये कहता है हमारा कि जब हम लोग जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जब हम लोग इथाइल एल्काइल का अभिक्रिया जो है, सॉरी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग जो है जब सोडियम धातु से कराते हैं तब जो है एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग चूंकि सीख रहे हैं तो हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें लिख लेता हूँ मैं इथाइल ब्रोमाइड का, ठीक है। और इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम जैसे कराएं सोडियम के साथ, क्या होगा कि इसके दो अणु के साथ भिड़ करके रिएक्शन करेगा और आपका बना देगा इसमें C2H5 और प्लस बनेगा आपका दो अणु में HBr NaBr, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर नोट किए होंगे आप सभी लोग कि इसमें क्या है, इसमें जो इथाइल लिए हैं, ये जो आपका इथाइल ब्रोमाइड है उसमें हमने देखा कि दो है, यानी कि दो कार्बन है, और इसमें बन रहा है कितना कार्बन बन रहा है, 4 कार्बन बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें इसको देखते हैं कि ब्यूटेन जो बनता है ना एल्केन, वह दुगने भार वाला बनता है, अनुभार वाला, ठीक है ऐसा। तो इसको हम लोग जो है आई थिंक लिख लेते हैं, लिख लेना चाहिए, चलिए लिख लेते हैं इसको। वुडर्स अभिक्रिया को लिखिएगा सभी। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड और क्या ले लिया मैंने इसमें, मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर C2H5Br, ठीक है, की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, तब दुगने अनुभार वाले एल्केन का निर्माण होता है। सुना है ना, दुगना अनुभार वाला जो है एल्केन बनके रेडी होगा। मैंने आपको रिएक्शन बता दिया इसमें, और क्या है कि हमने एक रिएक्शन देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर। मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें CH3Br, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने सर जैसी कराया किसके साथ, तो हमने करा दिया इसमें सोडियम धातु के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम के दो अणु लेंगे भाग, इसमें सोडियम के दो अणु ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के भी दो अणु भाग, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है ये ऐसे टूटेगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें CH3Br रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3Br, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि सोडियम के भी दो अणु है, सोडियम के मैंने दो अणु ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या होगा इसमें, एक्चुअली होगा क्या कि सोडियम के दो अणु अब ब्रोमीन के दो अणु आपस में रिएक्शन कर लेगा इस तरह से। कैसे टूटेगा जी, तो आपको पता है कि ये माइनस के रूप में टूटेगा, ये चूंकि चार्ज हो जाएगा, रिएक्शन करेगा इसमें इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा प्लस के रूप में रहेगा इस तरह से। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे आपस में, तो क्या बन के रेडी निकलेगा बाहर, तो दो पहले बन के रेडी हो जाएगा NaBr, ठीक है। और क्या होगा कि इसकी मात्रा दुग हो जाएगी, यानी दोनों आपस में भिड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। और इस तरह से रिएक्शन करके आपको बना देगा C2H6, इसको बोलते हैं एथेन बोलते हैं, एथेन, क्लियर ना, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप जो है इसको आप समझ गए होंगे कि दुगना अनुभार वाला, इसमें कार्बन कितना था, एक था, दुगना अनुभार वाला एल्केन का निर्माण हुआ इसमें, ठीक है।
तो ये आपका कहलाएगा एल्के, सॉरी ये आपका कहलाएगा ओटर्स रिएक्शन, ओट रिएक्शन जिसको बोलते हैं। जल्दी सुधारिए इसको। ठीक है, हो गया इतना। फिर दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप करा लीजिएगा। चलिए दूसरा आपका है रिएक्शन पढ़ना जो आप लोगों को, फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शंस, ओके। सीखिएगा सभी लोग। देखिए मैंने इसमें कोई भी इथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ एल्काइल हैलाइड के रूप में। जैसे मैंने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, C2H5Br ले लिया मैंने, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम जैसे जिंक के साथ कराते हैं, जिंक के साथ कराएंगे तो इसका दो अनुभाग नहीं लेगा, इसका दो अनुभाग लेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि इसके दो ब्रोमीन के दो अणु जिंक के एक अणु से ही अभिक्रिया करेगा। और आपको बनेगा इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका ZnBr2। और ये भिड़े, अब ये जो दो है इसमें आपस में जुड़ जाएगा दोनों, और C2H5 बनाएगा। कैसे होगा समझते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए अब हम इसको दो तरह से लिख सकते, दो जगह लिख देंगे, C2H5 और लिख दिया यहाँ पे Br, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया फिर से C2H5 और Br। मैंने देखा इसमें कि दो अनुभाग ले रहा है इसका, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या आपका है, एक अनुभाग लेगा इसमें जिंक, Zn। आपको पता है कि यह टूटता है तो प्लस, यानी कि दो अणु त्यागेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और +2 बनाता है। यानी कि इसको जो है, अगर ये +2 बनाता है, इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दो इलेक्ट्रॉन त्यागता ही, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर दो ब्रोमीन अणु एक जिंक अणु से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से आपको बना देगा, जैसे देखिए कि ये ZnBr2 बन जाएगा, इसमें ZnBr2 बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में भिड़ करके C4H10 बनाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाता है आपका ब्यूटेन ही बनेगा, ब्यूटेन इसमें बन गया, यानी एल्केन बन के रेडी हुआ। तो हमने देखा कि जब एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, हम एल्काइल ब्रोमाइड यानी कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग जब कराते हैं जिंक धातु के साथ, तो भी आपका एल्केन ही बनता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया जो जिंक से कराने के बाद संपन्न होता है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। और ये भी आपका होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा, ऐसा, ठीक है। क्लियर पूरी तरह से। तो हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं कि देखिए जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सब लिखते चलिए बाबू, की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्काइल हैलाइड मैंने ब्रैकेट में ले लिया आपको C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, की अभिक्रिया जिंक धातु से, कौन सी धातु से, जिंक धातु से कराई जाती है, तब तब एल्केन। और चूंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड के बारे में, तो यहाँ बन जाएगा आपका ब्यूटेन का निर्माण होता है ना। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन ने इन्हें बनाया था इस विधि से, इसलिए इसको फ्रैंकलिन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सिंपल विधि हो जाता है, ठीक है ना। उसे उल्टा के भी क्या था, सिंपल विधि था, ठीक है। ये फ्रैंकलिन हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकलाइन आई थिंक सीख गए हैं आप लोग। फ्रैंकलाइन अगर कंप्लीट हो गया है तो हो गया, आगे हम बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार, हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा मैग्नीशियम, या फिर ये बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण बोल देते हैं। तीसरा में आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ठीक है इस तरह से, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है ना। अब इसका हम समझेंगे टेक्निक बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, मैंने वही रखूंगा, मैं एल्किल हैलाइड ही रखूंगा, ठीक है। और एल्किल हैलाइड के रूप में मैंने लिखा क्या इसमें, C2H5Br ले लिया, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हमने कराया मैग्नीशियम धातु के साथ। कौन सा रहेगा किसके प्रेजेंस में, तो वही शुष्क ईथर के उपस्थिति में रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहेगा। एक्चुअली बात ये था, ये एट्रेंडम बना, ठीक है ना। अब क्या था कि दो ट्रेंड चल चुका था। जैसे कि एक ट्रेंड था कि जो वुटर्स नाम के वैज्ञानिक था, उसने क्या किया कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराया सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना, और उससे वो बना लिया एल्केन, ठीक है। फिर वैसे ही एक वैज्ञानिक आया फ्रैंकलैंड, उसने बनाया क्या, उसने हेलो सॉरी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराया किसके साथ, कराया जिंक के साथ, ठीक है। और वो बना लिया आपका क्या, हेलो एल्केन बना लिया। अब उसी के लालच में कि ग्रिग्नार्ड ने भी यही किया, ग्रिग्नार्ड ने सोचा कि चलो इसको मैग्नीशियम से करा के देखते हैं। तो मैग्नीशियम से कराया ना, तो मैग्नीशियम टूटा ही नहीं, मैग्नीशियम साथ ही जुड़ गया, मतलब कि यहू इसके साथ ही जुड़ गया, ठीक ना। हल्का सहसंयोजी बंधन बना दिया इसमें, ठीक है। और बन गया इसमें, जैसे देखो C2H5 था ऐसा, और बीच में बन गया किसके साथ जुड़ गया, Mg के साथ, है ना। और फिर ये क्या हो गया आपका Br, इस तरह से बन गया। और ऐसा जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको उसी के नाम पर, उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम पड़ गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये आपका नाम पड़ गया इसका। तो हम लोग क्या कहेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, चूंकि मैंने इसको कराया है तो मैं इसको दे देता हूँ आर, इसको बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग आर बोलते हैं, बोल देंगे जी। ये RX रहेगा ये, और प्लस Mg से करा रिएक्शन ट्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा आपस में और बना देगा इसमें RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएगा, ठीक है ना। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना, इस स्वरूप को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, चाहे किसी के रूप में क्यों ना हो। मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लिया जाए कि CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ Mg दे दिया, और यहाँ दे दिया Br। ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाएगा, क्योंकि इतना दूर क्या है, ये R है, ठीक है, ये Mg है, ये BrX हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये भी कहलाएगा। R का वैल्यू कुछ भी हो, है ना, Mg और Bx जुड़ा हुआ हो, तो उस स्वरूप को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। यह बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है और बहुत ही ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाशील होता है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे 2 प्लस तो बन रहा है, लेकिन इधर माइनस है, इधर माइनस है, एकदम अस्थायी है। अगर इसको हल्का सा भी कोई जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाएगा, समझा ना, ये बॉन्ड तोड़ के बना देगा, क्योंकि इसके साथ इसकी जमेगी ना, इसका ज़्यादा होता है, तो ये खींचे रखेगा, और जो भी टूटेगा तो यही टूटेगा, आर ही टूटेगा, कभी भी टूटता है तो, ठीक है। तो ये बाबू आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। लिखिए, जब एल्काइल हैलाइड, यानी हो गया RX,
की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। RMGX याद रखिएगा, ये नाम कोई भूलिएगा नहीं। RMGX के रूप में जो भी रहेगा उसको आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल देंगे बिना झिझक। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो 3 तरह की अभिक्रिया पढ़े हमने धातु से रिएक्शन में। एक पढ़ा कि हम लोग वुटर्स रिएक्शन जिसको पढ़े है ना, वुटर्स अभिक्रिया। ठीक है ना, एक हमने पढ़ा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और तीसरा आपका था इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। एक में हमने पढ़ा उसमें कि सोडियम धातु से रिएक्शन, एक में पढ़ा हमने जिंक धातु से रिएक्शन, और एक में पढ़ा हमने मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन। फ्रैंकलैंड और जो वुटर्स अभिक्रिया ये दर्शाया कि इसमें क्या था कि आपका इसने सोडियम से रिएक्शन किया तो सोडियम ने क्या किया कि ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया ना, है ना। फ्रैंकलैंड में क्या देखा हमने कि जिंक ने क्या किया, ब्रोमीन को अलग कर दिया ना पूरी तरह से। लेकिन ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम में सहसंयोजी गुण पाया जाने के कारण यह इसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके RMGX के जैसा संरचना बनाता है। और यही RMGX जो संरचना है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इससे आगे चल करके न जाने कितने सारे उपयोगी जो है यौगिक का निर्माण हुआ, जो केमिस्ट्री की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ठीक है ना, ऐसा। तो इतना हम लोग कर लिए। चलिए छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर। ठीक है ना, तो नोट करके लिखिएगा इसमें NOTE नोट ऐसे, और ये मेरे यहाँ लिख दीजिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस तरह से। लिखिएगा ये हम लोग पॉइंट में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक छोटा सा नोट है, इसको लिखिएगा जरूर। देखिए मैं ऐसा थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको लिखूंगा फिर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक चूंकि क्या होता है कि RMGX होता है। अब ये और ये दोनों जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो क्या करेगा, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। अब यहाँ खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये इधर खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि 2 प्लस इस पर चढ़ेगा आपस में। ठीक है, अब चूंकि क्या है, एक इसके इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से खींच रहे, ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है। इससे क्या होगा कि अति ध्रुवीय, बहुत ज़्यादा ध्रुवीय निर्माण होगा, ध्रुवीय चीज़ का निर्माण होगा। ठीक ना, अगर यहाँ पे कोई दूसरा आ जाए तो क्या करेगा वो, उसके साथ ये पहले टूट कर भागेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको जाने नहीं देगा। पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है, इसकी विद्युत जो ऋणात्मकता है वह ज़्यादा है किसके तुलना में, R की तुलना में। ठीक है ना, इसलिए ये जो है ज़्यादा पकड़ के खींच के रखेगा, लेकिन ये टूटेगा। ठीक है, समझ में आया ना, ऐसा। मतलब हल्का सा भी कोई अगर मिल जाए ना इसको जो है रिएक्शन करने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो तुरंत ही टूट के चला जाएगा, जैसे जल से ही रिएक्शन करेगा। अब जल से रिएक्शन करेगा तो जल को तोड़ देगा H और OH के रूप में। हल्का सा भी जल मिल जाए तो क्या करेगा, ये जो है ये भिड़ जाएगा इसके साथ, भिड़ करके आपको RH बना देगा, और इसके साथ मिल करके जो है ऐसे बना देगा। इसमें Mg ये है, OH ले लेगा यहाँ और ये बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना देगा। देखो इतना जल्दी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा, चूंकि क्या है
रिएक्शनेबल है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम लोग ड्राई ईथर में लगा कर रखते हैं, ताकि हल्का सा भी अगर नमी मिलेगा ना, तुरंत अभिक्रिया करके आपको एल्केन बना देगा ये। ठीक है ना, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होता है। आप देखिए इसमें भी हम लोग अगर बताया गया कि ये बन तो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन इसमें अगर हल्का सा भी जल देंगे तो वापस एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक ना, यानी इससे भी आप एल्केन बना सकते हैं, है ना, पानी से अभिक्रिया करवा करके। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि इस काफ़ी ज़्यादा क्या रिएक्शनेबल होता है। इसी को हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, छोटा सा नोट हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। ठीक है, तो आप लिखिएगा जल्दी से, छोटा सा लिखिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं साथ ही लिखूंगा आपके साथ साथ ही। लिखिए इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक यौगिक है, यौगिक है है जो अति ध्रुवित, अति ध्रुवित मतलब कि समझे मोस्ट पोलराइज्ड जिसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्या है उसका इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, इससे प्लस माइनस का निर्माण हो रहा है, जो अति ध्रुवित होने के कारण, होने के कारण अत्यंत क्रियाशील होता है, अत्यंत, अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा इसमें, ये जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया कर, ये जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर एल्केन देता है, एल्केन देता है, समझा ना, ये आपका हो जाता है इस तरह से। आप इसको लिख दीजिए रिएक्शन को कैसे। तो पहले थोड़ा सा एक नोट्स तैयारी जैसे कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, और एग्जांपल लिखा है इस तरह से कि थोड़ा सा मैंने लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड ही है, ठीक है, और मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, सॉरी एक मिनट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा ये। ग्रिग्नार्ड एजेंट हुआ, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया जल के साथ, यानी H2O के साथ। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए एक कार्बन है तो क्या करेगा ये, देखिए माइनस इस तरह से है, और ये क्या, ये प्लस बनेगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस है, लेकिन चूंकि इसकी विद्युत निर्भरता ज़्यादा है इसके तुलना में, तो ये तो अपने पास ही रखेगा इसको, लेकिन ये क्या करेगा, ये बॉन्ड अटैक करेगा इस पर, और ये तोड़ेगा, टूटेगा आपका किस भाग में, H+OH- में। ठीक है, तो ये चूंकि माइनस है तो इस प्लस पार्ट को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके आपको यहाँ बना देगा CH3, और ये H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें CH4, और देखिए तो ये इसके साथ भिड़ जाएगा, तो MgOH और Br यहाँ बन जाएगा। तो देखिए ये इसका नाम क्या देंगे आप, इसका नाम मेथेन देंगे, आराम से पढ़ लिए हुए हैं आप लोग, मेथेन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी और ब्रोमाइड, इस तरह से आपका ये निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ मोस्ट रिएक्शनेबल रिएजेंट, है ना, मतलब मोस्ट रिएक्शनेबल रिएजेंट है विच इज मोस्ट पोलराइज्ड आल्सो। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो आई थिंक आप लोगों को इसको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका था एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण, समझा ना। तो एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण इतना ही होता है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद से हम लोग जो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे इथाइल ब्रोमाइड ही है,
इथाइल ब्रोमाइड की हम लोग चर्चा करेंगे, बट इसका हम लोग कुछ कुछ जैसे बनाने की विधि देख लेंगे थोड़ा सा। काफ़ी बाकी जो रासायनिक गुण में हम लोग आपको बताया ही है, ठीक है ना। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ कुछ हाँ रिएक्शन है, उसको करवा देता हूँ मैं। चलिए कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, मैं वो करवा देता हूँ। क्वेश्चन है, क्या होता है जब जब एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड निम्न से अभिक्रिया करता है। मैं इसका पूरा रीजन भी दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, निम्न से अभिक्रिया करता है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में अभिक्रिया कराएंगे, इसमें हम लोग जो है प्रश्न दिया है केसीएन से, और बी में दिया है परिभाषा, इसमें दिया है एजीसीएन से, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड गॉट रिएक्ट विद द गिवेंस, ओके। फर्स्ट वन इज पोटेशियम साइनाइड एंड अदर वन इज सिल्वर साइनाइड, ओके। तो लेट्स सी हाउ हाउ इट्स रिएक्ट, ओके। चलिए देखते हैं इसमें। तो हमने उत्तर में लिखते हैं, और पहला यानी कि ए से रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है एक्चुअली। जब हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन यानी इथाइल ब्रोमाइड का अभिक्रिया हम लोग जो है जब कराते हैं केसीएन के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, समझ में पक्का आएगा, ठीक है। देखो जब इससे अभिक्रिया करता है, चूंकि यह आयनिक यौगिक है, चूंकि के प्लस है, आयनिक यौगिक देगा ये, आयनिक यौगिक के कारण ये सिंपल के प्लस और सी एन माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ऐसा। क्योंकि इस समय क्या है ना कि ये प्लस में है ना, सहसंयोजक बंधन तो बना नहीं रहा है, तो ये चीज़ें से आयनित हो जाएगा जल में, ये टूट जाएगा पूरी तरह से, तो के प्लस सी एन माइनस दे देगा। यहाँ भी वही हालत होगा कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस टूट जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। और इसी बीच क्या करेंगे, ये दोनों कर लेंगे एक दूसरे के साथ रिएक्शन, ठीक है, के प्लस बी आर ये ऐसा, और रिएक्शन करके यहाँ पे बना लेंगे क्या, के बी आर यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये सिंपली इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके साथ जुड़ करके बॉन्ड बना देगा। इसमें क्या बॉन्ड बनाएगा, इसमें देखिएगा C2H5, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बना देगा CN। इसको पढ़ते हैं हम लोग जो है, इसको पढ़ते हैं इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड पढ़ते हैं, ठीक है। इथाइल साइनाइड बनेगा, क्लियर समझ में आ गया ना। हम लिख देंगे क्या कि जब इथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसीएन से कराते हैं यानी पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो इथाइल साइनाइड का निर्माण होगा, सिंपली ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में आते हैं, बी नंबर में क्या है आपका AgCN है, AgCN है, ठीक ना। अब समझिएगा AgCN के साथ क्या लफड़ा है। अब आपको भी मन में यही आता होगा कि सर AgCN से भी करेगा तो वही देगा क्योंकि ये भी टूटेगा, ठीक है ना, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। देखिए देखते हैं क्या होता है इसके साथ। इसके साथ ये है, देखिए जब C2H5Br की अभिक्रिया आप कराते हैं AgCN के साथ, ठीक है, जैसे कराते हैं इसके साथ हैं तो होता यह है कि इसके बीच होता है सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अब सहसंयोजक बंधन है तो इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इस पे अटैक करेगा ना तो इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और ये इसलिए चाहिए ताकि वह ज़्यादा अस्थायित्व रहे। अब बताइए कार्बन के पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन की तुलना में क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने की शक्ति कार्बन के पास ज़्यादा है कि नाइट्रोजन के पास, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या करेगा, इस बार जो रिएक्शन करेगा ना तो वह उसमें टूटेगा तो सिंपली यही रूप में, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन देना रहेगा है ना तो उस समय ये जो है एन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी फिलहाल क्या होगा इसमें कि AgBr के रूप में ये भी टूटेगा, और टूट करके आपको अलग बना देगा, इसमें AgBr देगा भी। लेकिन क्या होता है कि जब रिएक्शन करना होता है ना इसके साथ C2H5 के साथ इसमें, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है इसलिए पहले ये भाग लेगा, आगे करेगा। इस बार बॉन्ड जो है
अढ़ाई बॉन्ड ही बनता है ना, और एनसी। यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा इथाइल, इथाइल आइसोसाइनाइड इसको बोल देंगे। इथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। ये पूछता है, ये प्रश्न पूछता है आपका कि इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब केसीएन के साथ कराते हैं तो इथाइल साइनाइड बनता है, लेकिन एजीसीएन के साथ कराने पर इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है कि चूंकि केसीएन एक आयनिक यौगिक है जो सिंपली रूप से के प्लस और सी एन माइनस में टूट जाता है और आराम से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन एजीसीएन एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक रहेगा। इस कारण से इसमें जो है अस्थायित्व तो देखा जाएगा। जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो चूंकि नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग में त्यागने की शक्ति है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ऐसा अस्थायित्व के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए, अब आई थिंक हो गया होगा, और हो गया है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन फिर ले लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता ही है ना। वही रहेगा, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड, आप एथिल ब्रोमाइड की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ कराया जाता है, निम्न के साथ कराया जाता है। कराया जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें दे रहा है शुष्क, शुष्क Ag2O यानी शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, और बी में आपका है क्वेश्चन आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड। ये दोनों से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या देगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन उतारिए एकदम, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लिखा, आपको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा लिखने में। देखिए फर्स्ट हमारा है बाबू इसमें कि रिएक्शन करता है हमारे पास कि सर पहला रिएक्शन हम लोग कराना है ड्राई यानी कि शुष्क Ag2O के साथ, यानी शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो याद रखिएगा, अगर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड बोलेगा तो डायरेक्टली हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए मैंने ले लिया इसमें C2H5Br, ठीक है, और मैंने रिएक्शन कराया इसमें Ag2O के साथ। अब चूंकि Ag दो गो है ना, इसलिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेना होगा, है ना। Ag दो है तो इसलिए दो मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, Br हो गया इस तरह से, है कि नहीं। और ये इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। Ag है, और चलिए देख लेते हैं इसको। Ag है, Ag को आप ऐसे लिखोगे, Ag इस तरह से, Ag इस तरह से, आप यहाँ पे O लगा दोगे, Ag2O हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब क्या है, क्या होगा कि इसमें अभिक्रिया करेगा इस तरह से, और दो Ag इस दो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके आपका दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, इसमें दो मॉलिक्यूल्स बना देगा इसका। देखिए इसका रिएक्शन किया और दो मॉलिक्यूल्स बनेगा AgBr का, AgBr का दो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो बॉन्ड है यहाँ यहाँ, ये दोनों इससे भिड़ जाएगा और O के साथ यहाँ बना देगा आपका इस तरह से, क्या बना देगा C2H5 और C2H5। ये जो है इसका नाम जो है होता है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। कैसे, देखिए
दो को इथाइल है, यानी इथाइल समूह की संख्या दो है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डाई। डाई को अर्थ दो होता है, डाई इथाइल हो गया। और ओ चूंकि जुड़ा हुआ है, ऐसा रूप अगर दिखे है कहीं पे इस तरह से, ये ईथर का रूप है, ठीक है ना, कभी ना भूलिएगा। ये ईथर बोलते हैं इसको, साधारण नाम में यही बोलते हैं इसको हम, डाई इथाइल ईथर का निर्माण होगा बाबू, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ऐसे कि जब एथिल ब्रोमाइड यानी कि इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम लोग जो है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ये सिंपल रूप से आप इसको लिख दीजिएगा। अब हम बी की बात करें हम, तो बी में हमारा हो जाता है आर्द्र, आर्द्र Ag2O, ठीक है, आर्द्र Ag2O बोल देता है। अब आर्द्र Ag2O का मतलब समझिए, आर्द्र Ag2O का मतलब होता है कि सर जब सिल्वर की अभिक्रिया जो Ag2O है ना, उसके साथ जल भी रहेगा, और चूंकि इसके साथ जल रहेगा तब यह तुरंत अभिक्रिया करके बना देगा AgOH, भी इसको बोलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, तब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया डायरेक्टली सिल्वर ऑक्साइड से ना होकर के सिल्वर हाइड्रोक्साइड से होगा। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक, है कि नहीं, क्योंकि AgOH बनेगा इसमें। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए देखिए इसके अभिक्रिया हम देख लाते हैं। अगर C2H5 है ना, और ये Br यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया जैसे हम कराएंगे, इसके साथ आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड है, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा आपस में, AgOH बना देगा, E माइनस सी प्लस के रूप में टूट जाएगा, E माइनस सी प्लस बना देगा, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा रिएक्शन करके, ऐसा, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा ये, और आपस में रिएक्शन करके इसमें बनाएगा यहाँ पे इस तरह से, क्या बना देगा, AgBr अलग निकल जाएगा इसमें, AgBr, और आपका क्या बन जाएगा इसके साथ, इसके साथ बन जाएगा C2H5OH, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग जो है इथाइल एल्कोहल, ठीक ना, इस तरह से। तो आपने सीखा कि सर अगर इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ड्राई यानी शुष्क Ag2O से कराया जाता है, तब हमें बनेगा डाई एथिल ईथर, और यदि आर्द्र Ag2O से कराया जाएगा, है ना, तब बनेगा इथाइल एल्कोहल। तो ये कंफ्यूजन कभी ना होए, इसके लिए मैंने इस अभिक्रिया को लिया यहाँ पे समझाने के लिए। शुष्क रहेगा तो आपको बनाएगा डाइएथिल ईथर, और आर्द्र रहेगा तो आपको बनाएगा इथाइल अल्कोहल। इस बात को हमें था नोट कीजिए रहिएगा, ठीक है ना, ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तक आई थिंक नोट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है एथिल ब्रोमाइड का उपयोग, लिख लेते हैं बाबू, सब लोग लिखिएगा इसमें, क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा इसमें, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का उपयोग, एथिल ब्रोमाइड के उपयोग को लिखें, ऐसा कर रहा है क्वेश्चन, उपयोग को लिखें, ठीक है, ऐसा उत्तर है इसका। उपयोग, पहला उपयोग क्या रहेगा इसका, देखिएगा सर, लिखिए जल्दी से, हेडिंग दीजिए पहले इतना। देखिए इसका ज़्यादा उपयोग है नहीं, इसका दो चार उपयोग मात्र रहेगा, और कौन कौन से उपयोग रहेंगे महत्वपूर्ण, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहला इसका रहेगा स्थानीय, इसका उपयोग, उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक क्या होता है, निश्चेतक का अर्थ होता है एनेस्थेटिक सामान रहेगा, निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा है आपका, इसका उपयोग मिलेगा बाबू, कि इससे क्या होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें सामग्री बनाया जाता है, बहुत सारा उपयोगी सामग्री यौगिक बनाया जाता है, तो इसका उपयोग करके इसके इसके
उपयोग से अनेकों प्रकार के अनेकों प्रकार के के उपयोगी उपयोगी यौगिक बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अनेकों प्रकार के उपयोगी यौगिक बनाए जाते हैं। ये आपका दो उपयोग रहेगा आपका इथाइल ब्रोमाइड के। अच्छे से कर लीजिए जल्दी से बाबू आप सब। जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से, कितना हो गया हो तो आगे हम बढ़ेंगे। एक आपको जो है मैं एक और बना करके आपको इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि इसमें विलियमसन अभिक्रिया आपको मिलेगा पढ़ने को। विलियमसन सॉल्यूशन मिलता है जो आगे आप पढ़िएगा, जैसे आप ईथर जब पढ़िएगा ना अगला चैप्टर में, तो उसमें भी आपको पढ़ना है विलियमसन सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन चूंकि बनाया जाता है एल्किल हैलाइड का उपयोग करके, तो क्यों ना हम लोग इसको देख ही ले इसमें, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा हेडिंग दे करके एगो विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। मिश्र संश्लेषण से क्या समझते कर लेते हैं। ठीक है ऐसा। अब इसका उत्तर दक्षिण में लिखिएगा, उत्तर में लिखेंगे। देखिए क्या होता है एक्चुअली इसमें कि हम लोग दो यौगिक लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कौन कौन सी, तो एक लेते हैं हम लोग C2H5I जिसको बोलते हैं इथाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको, इसलिए लेता हूँ मैं इथाइल आयोडाइड। अब इस इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया हम जब कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड के साथ, वो क्या होता है सर, तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONA, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एथॉक्साइड। समझा ना। तो हम लोग जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं एथाइल आयोडाइड का, तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा, देखिएगा समझिएगा सभी लोग, बुझिएगा बढ़िया से। होता है क्या है कि Ne प्लस देता है, E माइनस देता है, चूंकि ये अस्थाई है तो आराम से टूट जाएगा। ये माइनस देगा, ये प्लस देगा, ठीक है ऐसा। आपको पता है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा रिएक्शन करने, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन करेगा और बनाएगा इसे C2H5O, इसको बनेंगे हम लोग डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और आपका बन के रेडी होगा इसमें NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। इससे क्या बन गया, डाईथर ईथर। यही जो अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये है कल के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है मानव के लिए, ठीक है ना। और उस यौगिक का नाम है, उस यौगिक का नाम है बाबू उस यौगिक का नाम है, एक मिनट ले लेते हैं। उस यौगिक का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और CHLOROPHORM, ये क्लोरोफॉर्म है। आप सभी लोग हेडिंग दे दीजिएगा, हम लोग कल इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका मैंने इसको अच्छे से कर लिया। इसके बारे में हम लोग कल बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थी मिलते हैं कल के वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद